स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी जम के कर रहे होंगे। सी आज से स्टार्ट करते हैं एक नए अमेंडमेंट प्रोविजन साथ में। जी हाँ, सेक्शन 10 में सीरीज में डिस्कस करने वाला हूं आपसे। सेक्शन 10 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां मैं बात करूंगा आपसे सेंट्रल अथॉरिटी की। इससे पहले वाली जो सीरीज दो ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है आपसे डेफिनेशन क्लॉजेस के बारे में। यहां अब हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बारे में बात करेंगे इस एक्ट के बारे में। ऑलराइट, सी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप लोगों ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहां आपको मिलने वाली लेटेस्ट अमेंडमेंट्स प्लस एग्जाम अपडेट्स प्लस एक कंप्लीट और एक डीप एनालिसिस कॉर्पोरेट लॉस के ऊपर। ऑफ कोर्स आप सीए स्टूडेंट हैं, सीएस हैं, सीएमए कॉर्पोरेट लॉस आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं, जो भी लेटेस्ट अभी जो न्यू मेरे को ज्वाइन किए हैं, उन लोगों को मैं थोड़ा सा कहूंगा कि वो जाके नोटिफिकेशन को जाके प्रेस कर लें, बिकॉज एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यहाँ से जितने भी अपडेट्स हो रहे हैं, वो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के भी मैसेज आए थे कि उन्हें वो अपडेट्स मिल नहीं पा रहे हैं। वो बिकॉज इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि वो नोटिफिकेशन शायद उन्होंने प्रेस नहीं किया हुआ। तो जाके नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स जो भी हम यहाँ पब्लिश करते हैं आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज मैं बात करने वाला हूं, जैसे मैंने बताया, सेक्शन 10 के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग सेक्शन 10 आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट 3 टाइप ऑफ काउंसिल्स। ऑफ कोर्स काउंसिल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे समझना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमें समझना चाहिए। क्या? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने भी काउंसिल्स के बारे में बताया था, और यहां 2019 जो हम पढ़ रहे हैं लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट, इसमें भी काउंसिल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जी, काउंसिल्स क्या है? काउंसिल्स का स्पेशली रोल जो होता है वो होता है एडवाइजरी रोल। और हम बात कर रहे हैं जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, और इसका जो कोर आपने ऑब्जेक्ट देखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर राइट्स। प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर राइट्स। ऑफ कोर्स काउंसिल्स का यहां पर जो रोल है वो एडवाइजरी रोल है, और वो एडवाइज करेगी, किसको करेगी? यहां पर एडवाइज करेगी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब कंसर्न मिनिस्ट्री को। सी सर, मिनिस्ट्री कौन? ऑफ कोर्स देखते जाना फटाफट से, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजना है। मिनिस्ट्री कौन सी है? कंज्यूमर अफेयर्स की। ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स यहां पर जो काउंसिल वो एडवाइस करेगी रिगार्डिंग द मैटर्स। कौन से मैटर्स होंगे? प्रोटेक्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर राइट्स। ऑलराइट, तो यहां जो मैंने बताया 3 लेवल की काउंसिल्स है। सेंट्रल काउंसिल्स, सेंट्रल काउंसिल्स में हम बात करेंगे विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया हुआ है, जिसके चेयरपर्सन जो है वो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आपने बताया था, शिल्पा ने। वेरी गुड शिल्पा। ऑलराइट, सो मैंने पूछा था एक्चुअली कि मिनिस्टर कौन है। ऑलराइट, सो शिल्पा गुड। सो हम यहां बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल, सर काउंसिल, हाँ जी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसलिए सेंट्रल काउंसिल बोल रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। सेंट्रल काउंसिल जो है, इसके चेयरपर्सन जो मिनिस्टर इन चार्ज है, और इसके कुछ अदर मेंबर्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल पे बन जाएगी, और ये एडवाइस करेगी किस बारे में? प्रोटेक्ट एंड प्रमोट, हाउ टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कंज्यूमर राइट्स। स्टेट लेवल पे बनेगी, अगेन जो चेयरपर्सन होंगे वो स्टेट कंसर्न स्टेट मिनिस्टर जो होंगे, और कंज्यूमर अफेयर्स वो उसके चेयरपर्सन होंगे, प्लस सम अदर मेंबर्स। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंज्यूमर, कैसा, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो होगी उसके चेयरपर्सन होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर होंगे उसके चेयरपर्सन होंगे। सी खास बात, सेंट्रल काउंसिल को अपनी एक मीटिंग एक साल में करनी जरूरी है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं एवरी ईयर सेंट्रल काउंसिल हैज टू कंडक्ट वन मीटिंग। इन केस ऑफ अ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे हैव टू एटलीस्ट कंडक्ट 2 मीटिंग्स इन अ ईयर। क्यों मीटिंग की जाती है? सिंपल सी बात है भैया, आओ डिस्कस करो, एडवाइस करो कि क्या करना चाहिए। किसको एडवाइस करेंगी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगी। ऑलराइट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जर्व करेगा, और तभी तो हम लेटेस्ट अमेंडमेंट्स लेके आते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट डायनामिक है, डेवलपमेंट्स बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्ट्स आते चले जाएंगे, तो कंज्यूमर के राइट्स कहीं ना कहीं वहां पे अफेक्ट होने की चांसेस होंगे। तो इसलिए यहाँ पे काउंसिल का होना जरूरी है। सिंपल सा एक बात मैंने आपको समझाया। अब इस चैप्टर में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 10, इसलिए मैं फटाफट सेक्शन 10 पे आ गया हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बात करने वाला है, आपसे याद रखिएगा सर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जी हाँ, इससे पहले वाले सेशंस में मैंने थोड़ा बताया हुआ है। सेक्शन 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया हुआ बाय नोटिफिकेशन
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सेंट्रल अथॉरिटी। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं बात करने वाला हूं अब सेंट्रल अथॉरिटी की। सेंट्रल अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यू नो व्हाट, इसकी खास बात यह है, सुनिएगा, ये अपने 4 ऑब्जेक्ट के साथ आई है। कैसा? 4 ऑब्जेक्ट के साथ। ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें समझना भी इसी बेस पर है। 4 ऑब्जेक्ट समझ आएंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए, पहला ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये देखेगी, मतलब इसे बनाया इसलिए, ये कंसर्न करेगी, रेगुलेट करेगी, तो रेगुलेट द मैटर्स रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। क्या सर? हाँ, अगर कंज्यूमर के राइट्स, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, इन शॉर्ट आप लोगों को याद आना चाहिए, PIHHSC, प्रोटेक्शन, इन्फॉर्म्ड, हैवेसेस, हर्ड, स्टॉप, UTP, RTPN, इनफिट कॉन्ट्रैक्ट्स, NC, कंज्यूमर एजुकेशन, ये उसके राइट्स हैं, शॉर्ट में बता रहे, ठीक है, सिर्फ रिकॉल करने के लिए। सो कंज्यूमर के राइट्स की कहीं वायलेशन तो नहीं है। सो पहला क्या करेगी? सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट द मैटर्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। याद रखिएगा, क्या क्या करेगा? पहला, फटाफट जल्दी, क्या? रेगुलेट द मैटर्स रिलेटिंग द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। ऑलराइट। सेकंड, सी, यहां क्या होने वाला है? हो सकता है अनफिटेड प्रैक्टिसेस, तो करेगा क्या? रेगुलेट। अब इसको देखेगी कि कहीं अगर अनफिटेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, सो स्टॉप अनफिटेड प्रैक्टिसेस। और ऑब्जर्व करेगी इफ देयर इज एनी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स व्हिच प्रेजुडिशियसली, क्या करेगी सर? प्रेजुडिस किस लिए? प्रेजुडिस द कंज्यूमर इंटरेस्ट। मतलब सर सिंपल है, देखो जी, समझो, एकदम सिंपल बात समझो। पहला बात हम जो बोले ना आपको, वो बोल रहे हैं क्या? किन मैटर्स में? पहला, ये रेगुलेट करेगी द मैटर्स रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। सेकेंड, स्टॉप अनफिटेड प्रैक्टिसेस और फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स व्हिच इज प्रेजुडिस टू कंज्यूमर इंटरेस्ट। प्रेजुडिस का मतलब है अगेंस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ। अभी समझाएंगे सब एग्जाम्स में, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स। प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स। नाउ लेट्स एग्जांपल, जैसा मैंने बताया आपको कि फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स व्हिच प्रेजुडिस। अभी मैं आपसे कहूं कि अगर ऐसा एक टीवी एडवर्टाइजमेंट या पेपर या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स या किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके का एक एडवर्टाइजमेंट, एक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है जो कि मिसलीड कर रही है। मान लीजिएगा एक इंसान ने प्राइस कॉन्टेस्ट डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, हम आपको देंगे, अगर आपने इस क्विज का आंसर कर दिया देन यू विल गेट 1 लाख रुपीज प्राइज मनी। आप सोच के देखिएगा, 1 लाख रुपए प्राइज मनी डिसाइड कर लिया गया है, लेकिन विनर को डिक्लेयर नहीं करते हैं, या विनर जो डिक्लेयर करते हैं अपने ही लोगों को विनर डिक्लेयर करते हैं। ये कैसा एडवर्टाइजमेंट है जी? मिसलीडिंग है, ठीक है। तो अगर ये एग्जांपल दिया, ठीक है, अगर इस तरह की एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो सेंट्रल अथॉरिटी सामने आ जाएगा। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 10 में। किसने एस्टैब्लिश किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सिंपल बात है, 4 काम है, 4 काम जल्दी से हुआ। क्या करेगा? रेगुलेट द मैटर्स रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। सेकंड, फटाफट से, सेकंड, स्टॉप अनफिटेड प्रैक्टिसेस और फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स व्हिच प्रेजुडिस मतलब अगेंस्ट किसके? इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में और डिफरेंट रीजन्स में इसके ब्रांच ऑफिसेस एस्टैब्लिश किए गए हैं, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो बाय नोटिफिकेशन इसके ब्रांचेस ऑफिसेस और रीजनल ऑफिसेस को कर सकती है। ये अथॉरिटी जो है, सेंट्रल अथॉरिटी, बेसिकली इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है वो प्ले किया जाता है बाय द चीफ कमिश्नर। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ कमिश्नर यहां अपॉइंट करेगी और अदर कमिश्नर्स, क्योंकि वो रीजनल ऑफिसर्स, जितने भी सेंट्रल अथॉरिटी के रीजनल ऑफिसर्स होते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम किसका? कमिश्नर्स का, ठीक है। जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि जो आईएएस होते हैं या आरएस रैंक के होते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है, ऐसे लेवल के ऑफिसर्स को यहां पे कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। ऑलराइट, नाउ अब अगर हम बात करें सेंट्रल अथॉरिटी के आगे की तरफ और चलें और हम ये ऑब्जर्व करें कि सर सेंट्रल अथॉरिटी ने मान लीजिएगा कोई एक्शन लिया, ठीक है, कोई एक्शन लिया किसी पर्टिकुलर एंटिटी, किसी पर्सन के अगेंस्ट, और वो एंटिटी मान लीजिएगा किसी फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में एंगेज थी, ठीक है। अब लेटर ऑन फैक्ट सामने आता है कि जो एंटिटी है ना वो ही इस सेंट्रल अथॉरिटी पे ये एलिगेशन इंपोज कर देती है कि सर इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंट्रल अथॉरिटी जो बनाई गई है, इसमें ही डिफेक्ट, या सर यहां तो चीफ कमिश्नर की अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई है या हो गई है वो डिफेक्टिव अपॉइंटमेंट है, या फिर सेंट्रल अथॉरिटी ने
कोई इरेगुलरिटी प्रोसीजर, इरेगुलर प्रोसीजर फॉलो किया। सर इरेगुलर मतलब जैसे मान लीजिएगा एक प्रोसीजर दिया गया है कि आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी के खिलाफ नोटिस इशू नहीं किया और उसने कोई फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में एंगेज है, ठीक है, उसने ही उल्टा एक एलिगेशन समझ रहे ना, उसी ने आरोप लगा दिया क्या सेंट्रल अथॉरिटी पे कि भैया खुद की तो गलती है, हम पर गलती ढूंढनी है उन्होंने। सर अब हम पे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता, हम बच गए हैं, नहीं समझना। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में मैंने इस बारे में ऑलरेडी बात की हुई है। सी नो एक्ट और प्रोसीडिंग शैल इनवैलिडेट, क्या सर शैल इनवैलिडेट, क्या सर नो एक्ट और एनी प्रोसीडिंग शैल इनवैलिडेट merely on grounds of if there is any defect, क्या सर in this if there is any defect in appointment of chief commissioner or commissioner or if any vacancy और अच्छा देख समझना, या तो कोई वैकेंसी खाली है, या डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर और कमिश्नर, या इफ एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी है, या इफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर इज फॉलोड और डन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी ने कोई इरेगुलर प्रोसीजर फॉलो कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्शन ले रही है किसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो मिसलीडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं या कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, वो लोग बच जाएंगे, वो लोग नहीं बचेंगे। मतलब अगर सेंट्रल अथॉरिटी में कोई डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट से दूसरी किसी उसके लिए हुए एक्शन इनवैलिड नहीं होंगे। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको याद होगा, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिएगा, वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, वापस सुन लीजिएगा, वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी व्हिच मींस दैट नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी शैल इनवैलिडेट merely on grounds of any vacancy और any constitution of central authority, या फिर any defect in appointment of chief commissioner or commissioner, या फिर any irregularity in the procedure of central authority। याद रह गया, तीन बातें सिंपल से डन क्लियर, यहां तक पसंद में आया। हमने बहुत जल्द बातें की हैं, स्पीड से जल्दी, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आगे ऑब्जर्व करूं तो इसी सेक्शन में आगे ये बताएगा कि भाई क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी सेंट्रल अथॉरिटी। तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, जो चीफ कमिश्नर होते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के, उन्हीं के पास क्या होती है, जनरल सुपरिटेंडेंस पावर। ही गिव द डायरेक्शंस, ही कंट्रोल ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एंड सच चीफ कमिश्नर हैज पावर, डेलीगेशन पावर, हैज आल्सो डेलीगेशन पावर। सर डेलीगेशन पावर क्या होता है, समझेगा, देखिएगा, जो पावर सेंट्रल अथॉरिटी की कौन चीफ कमिश्नर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनमें से वही कुछ पावर्स वो डेलीगेट भी कर सकते हैं। डेलीगेट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो पावर अब कोई और कमिश्नर भी एक्सरसाइज कर सकता है। और यहाँ पर आज के कमिश्नर सिर्फ रीजनल ऑफिसर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी के जो कमिश्नर्स हैं वो भी, प्लस वो चाहे तो अदर रीजनल ऑफिस के कमिश्नर्स को भी पावर डेलीगेट कर सकते हैं। सिंपल एकदम, आई होप ये क्लियर होगा आपको। स्पीड से चल रहे हैं ताकि आपको फटाफट सारी चीजें याद हो जाएं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हम अगर बात करें इसके अंदर, ऑलराइट, सो इन्वेस्टिगेशन विंग, देखिए कुछ फटाफट समझने वाली चीजें हैं इसलिए स्पीड से हो रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, सर इन्वेस्टिगेशन, हाँ जी, सी यहां इन्वेस्टिगेशन जो विंग है, ये विंग समझ रहे ना, सेंट्रल अथॉरिटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का एक और विंग है, उस विंग को बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन विंग, ठीक है। वो इन्वेस्टिगेशन विंग का काम क्या है बताएंगे अभी, ठीक है। देखो समझो, वो इन्वेस्टिगेशन विंग जो है ना, तीन तरह के रोल पे आ रही है, तुम चेक करो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, तीन तरह का बात ही कर रहा होगा। वो कहेगा, देखिएगा क्या, if you know what, there should be not any kind of violation of consumer rights, वो ऑब्जर्व करेगा भाई कि यहाँ पर कंज्यूमर राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन कब करने का टाइम आएगा, कहीं वायलेशन तो नहीं है, देखने के लिए आएगी। दूसरा बात, कहीं फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स तो पब्लिश नहीं किए जा रहे हैं। तीसरा बात क्या होगा, सोच के देखो, कहीं यूटीपी और आईटीपी तो नहीं हो रहा है कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स तो एग्जीक्यूट नहीं किए जा रहे हैं, सिंपल है। तो इन्वेस्टिगेशन विंग जो है यहाँ पर, इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटीज हेडेड बाय, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल, ये वही डायरेक्टर जनरल जो हमने कॉम्पिटिशन एक्ट में पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो कि यू नो व्हाट हेल्प करते हैं, असेस करते हैं किसको, वहां पर सीसीआई को। ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्टर जनरल जो है ये असेस कर रहे हैं किसको, सेंट्रल अथॉरिटी को, ठीक है। सो डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सब डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट सीधी सी बात है, कौन करेंगे, डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट होगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री, ठीक है, कंसर्न मिनिस्ट्री करेगी। अच्छा समझना, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा किसका, डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो एडिशनल डिप्यूटी असिस्टेंट, ठीक है, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट कर सकती है। क्लियर, एकदम सिंपल एकदम। और इनका रोल क्या है डायरेक्टर जनरल का? सोच कर देखो, मैंने तुम्हें बोला इन्वेस्टिगेशन विंग में बैठेंगे, इन्वेस्टिगेशन विंग में बैठेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन विंग में बैठने वाले डायरेक्टर जनरल करेगा क्या? इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। कौन से मैटर्स पे? मैटर्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और यूटीपी, एनआरटीपी और फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, तीन बातों में तो इन्वेस्टिगेशन चलेगा, इंक्वायरी चलेगा, ठीक है। एकदम ठीक है सर, ये हमने बात समझ लिया। क्या सर ऐसा होगा कि जो डायरेक्टर जनरल है, हाँ जी, डायरेक्टर जनरल जो है ये क्या अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं एडिशनल डिप्यूटी या असिस्टेंट या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर्स को? हाँ जी, कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी के चीफ कमिश्नर कर सकते हैं अपनी पावर डेलीगेट, ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्टर जनरल कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल का स्पेशली यहाँ रोल सिर्फ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के लिए है। मैं यहाँ थोड़ा सा इस अमेंडमेंट के बारे में एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा। दरअसल जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है, यही डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के सबमिट करते हैं किसको? सेंट्रल अथॉरिटी को। अब यहां जो अजीब सी बात है, थोड़ी सी अजीब बात है कि सेक्शन 16 इसी एक्ट का, सेक्शन 16 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स एक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो भी क्या करने वाले हैं? इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। अब थोड़ा सा मैं इसको लेके कहूंगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है उसमें एक नई चीज देखने को मिलेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला बात यहां जरूर आ रहा है कि डायरेक्टर जनरल का भी रोल आप इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में डाले हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी रोल इसी केस में डाले हैं, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में, ठीक है। सो लेट्स सी, इसमें हो सकता है एक नया नोटिफिकेशन हमको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आगे टाइम में मिलेगी, ठीक है। यहां अभी तक एक्ट ने एग्जैक्टली क्लैरिफाई नहीं किया हुआ है कि दोनों का रोल कहां अलग किया जाएगा, ठीक है। चाहे आप चाहें तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं या मैं आपको ई गैजेट इसका अपलोड करके दे दूंगा। नाउ लिसन, तो यहां जो सेम जो रोल है ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी वही है। मैंने इसलिए समझाया आपको कि जो डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कर रहे हैं। अब यहां क्या हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि फिर डायरेक्टर जनरल जो है वो किस लेवल पे कर रहेंगे? जबकि स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोला गया वो सेंट्रल लेवल पे कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेट्स सी, एनीवेज नाउ गेट बैक टू द पॉइंट। मेरा पॉइंट यहां पर ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का काम, याद देखिएगा कौन कह रहा है, इसको रेफरेंस कौन दे रहा है? सेंट्रल अथॉरिटी। ऐसे ही कोई भी कंप्लेंट रिसीव होगी, ठीक है, ऑन कंप्लेंट और ध्यान सुनिएगा, ऑन कंप्लेंट और या कोई रेफरेंस मिला किसको? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर ऑर्डर मिलते हैं उन्हें, कहां से मिल सकते हैं उन्हें, सर कौन बोल सकता है उनको भाई ऐसा, तो सेंट्रल अथॉरिटी को रेफरेंस देगा या फिर सेंट्रल अथॉरिटी या फिर कमिश्नर अलग, यहां पे बोल रहा हूं कमिश्नर रीजनल ऑफिसर्स के रीजनल ऑफिसर सेंट्रल अथॉरिटी के जो कमिश्नर होंगे ना, वो भी डायरेक्शंस देंगे कि भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भाई आप ये इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, सॉरी इंक्वायरी कीजिएगा और इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। पहले इंक्वायरी होगा फिर इन्वेस्टिगेट का प्रोसेस होगा कि कीजिएगा कि भाई यहाँ पर कहीं वायलेशन तो नहीं कंज्यूमर राइट्स के, या कोई फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट तो नहीं हो रही, या फिर यूटीपी आरटीपी तो नहीं किया जा रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है। तो ऐसा वहां पे ऑब्जर्व किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे, इस पर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और सबमिट कर देंगे। वो एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि डायरेक्टर जनरल कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आप मान लीजिएगा आप, या फिर मैं आपसे कहूं कि देखिए सर ये तो डायरेक्शन आपने रिसीव कर ली हर अथॉरिटी से, ठीक है, क्या सर मैं एक कंज्यूमर क्या अपनी कंप्लेंट दे सकता हूं? हाँ, आप दे सकते हैं। पर्सन, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन डायरेक्टर जनरल को, या हम बात करें यहाँ, सॉरी हम बात करें सेंट्रल अथॉरिटी को, कमिश्नर को ऑफ रीजनल ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपनी कंप्लेंट इन राइटिंग दे सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकता है। ये याद रखिए, नोट कर लीजिएगा बात, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकता है। क्या कि भाई अगर कहीं पर वो तीन बातें हो रही है, कौन सी? वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, एंड लास्ट वन इज फटाफट से लास्ट वन यूटीपी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इस केस में भी वो लोग उसको इंक्वायरी करेंगे। अच्छा, इंक्वायरी में बेसिकली क्या होता है कि भाई इंक्वायरी में, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये एविडेंसेस कलेक्ट की जाने के भाई एक्चुअली देखना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, एंड अगर लगता है ऐसा हुआ है तो फिर रिपोर्ट सबमिट कर देगी। और अगर देयर आर यू नो व्हाट सम सस्पिशियस एविडेंसेस या कोई एविडेंस इस बात को साबित नहीं कर पा रही है, डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर अथॉरिटीज को इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को और फिर फैक्ट्स को डिस्क्लोज करता है, ठीक है।
ये हम लोग कभी फिर और समझेंगे, पहले यहां से आपको समझाने के लिए मैंने प्लीज ऐड किए। ऑलराइट, तो आई होप यहां तक बात आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इस सेशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट उठा के बताने वाला हूं, जो एग्जाम में हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस and power of central authority, what are the functions and power of central authority। सेक्शन 18 यहां आ चुका है, यानी जी बिल्कुल सेक्शन 18 सेक्शन 1 सेक्शन 2 हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 जो है यहां पे कह रहा है इसके कुछ कोर पावर्स और कुछ फंक्शंस हैं। क्या क्या सोच के देखो, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एंड फोर्स कंज्यूमर राइट्स, जल्दी से सुन लीजिएगा, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एंड फोर्स कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। सेकंड वन इज सी, प्रिवेंट करना है वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स को। क्या करना है सर, प्रोटेक्ट प्रमोट एंड एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स, प्रोटेक्ट करना, एनफोर्स करना, क्या करना सर, प्रोटेक्ट प्रमोट एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स एंड प्रिवेंट वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। क्लियर एकदम। इसके अलावा हम ऑब्जर्व करें, सो करेगा प्रिवेंट द अनफेटेड प्रैक्टिसेस। आपको एक ट्रिक बताऊं, आप ध्यान से देखेंगे सेशंस में, ये जो मैंने आपको कुछ 4 बातें बोल रहा हूं ना, यही 4 बातें घूमेंगी, तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो एक बार, यही तो खास काम है सेट के अंदर, यही तो कोर फंक्शंस हैं। क्या क्या देखो ना, अभी हमने बताया सेक्शन 18 सेक्शन 1 कहता है कि प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और एनफोर्स करना कंज्यूमर राइट्स। सेकंड कह रहा है प्रिवेंट द कंज्यूमर, प्रिवेंट द वायलेशन कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। या फिर क्या करो, प्रिवेंट करो किसको, अनफेटेड प्रैक्टिसेस को। या फिर क्या करो, सोच के देखो, कहीं पर भी अगर फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं तो एंश्योर दैट देयर इज नो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स इज मेड एंड नो पर्सन शैल टेक पार्ट इन सच टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। सिंपल है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट कोई पार्ट नहीं लो, तुम देखो ध्यान से पकड़ो, वही 4-5 खास बातें हैं, वही 4-5 खास फंक्शंस हैं जिसको बात करने हैं। इस सेक्शन 18 से सेक्शन 1 ने क्लियरली बोल रखा है। अब सेक्शन 18 का सेक्शन 2 है, सेक्शन 18 का सबसेक्शन 2 जो है वो कुछ अलग बातें और साथ में ऐड करता है। वो क्या ऐड करता है, सुनो, वो कहता है कि सर यही सेंट्रल अथॉरिटी का पावर है क्या करने का, ध्यान सुन लीजिएगा एकदम, कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। आपको याद आ रहा है, मैंने भी बोला था आपको पहले, थोड़ी देर पहले बोला है कि इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होंगे, तो सोचने वाला बात है सर इसके पास और होगा। हाँ, तुम ध्यान से देखो, एक पॉइंट इन्हीं में से बंधन के आते हैं सारे, ये तो फंक्शंस हैं। क्या सोच के देखिएगा, हम कह रहे हैं सेक्शन 18 सेक्शन 2 कहता है कि सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर है वो करने कर सकते हैं इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। अब किस मैटर में करेगी, 2 ही मैटर में, सोच के देखो। पहला, फटाफट से जल्दी, वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, एंड सेकंड if there is any unfettered practices, all right, या for false or misleading advertisements है, इसमें क्या करेगी, conduct inquiry or investigations। क्लियर है। या फिर वो कर सकती है, अच्छा ऐसा हुआ तो उसके पास पावर है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है, तो फाइल कंप्लेंट बिफोर 3 तरह का यहाँ पे हम बता चुके पहले भी, अभी सेशन में डिस्कस करूंगा डिटेल में एकदम। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये जो है ये इसके लिए यहाँ पे जजमेंट देने वाली अथॉरिटीज हैं। अभी कोई डिस्प्यूट्स हो गए हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं, तो आप यहाँ जा सकते हैं, क्लेम कॉम्पोजिशन कर सकते हैं इन्हीं पैनल्स में, ठीक है। ये अलग लेवल पर है, हम समझाएंगे इसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ठीक है। इनकी क्या जुरिडिक्शंस है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ फटाफट से पकड़ लीजिएगा कि सेंट्रल अथॉरिटी का सेक्शन 18 सेक्शन 2 कहता है, सेक्शन 18 सेक्शन 2 कहता है कि सेंट्रल अथॉरिटी मेक कंप्लेन बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। क्लियर है। सी, ये इंटरवीन कर सकती है, या ऑफ कोर्स इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग्स, इन दिस प्रोसीडिंग्स जो कहां से हो रही होंगी, बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। इंटरवीन का मतलब यह है कि मान लीजिएगा किसी मैटर पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई मैटर आया हुआ है, कंज्यूमर के ही रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है, और किसी को तो आएगा नहीं, कंज्यूमर से रिलेटेड मैटर आया हुआ है, और वहां कोई पब्लिक इंटरेस्ट वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, या कंज्यूमर इंटरेस्ट वायलेट हो रहे हैं, और यहाँ याद रखिए सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर है कि वो इंटरवीन कर सकती है। कह सकती है भाई यहाँ पर ये जजमेंट में गड़बड़ी हो रही है, ये सर ये गड़बड़ है, ये एविडेंसेस हम बताते हैं कि इन्होंने पहले भी क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। तो इंटरवीन करने की भी पावर इसके पास, ठीक है, ये अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो हमने पहला बताया आपको कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस। सेकंड, फटाफट से ना, कंप्लेंट फाइल बिफोर डीसी, एससी एंड एनसी, डीसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, state commission and national commissions, and intervene in any proceedings before which is going on, ठीक है, before district commission, state commission and national commissions। सिंपल एकदम। ऑलराइट आगे चलते हैं, फटाफट समझिएगा। 18 सेक्शन 2 की बातें हैं, शॉर्ट में नोट्स में पढ़ोगे परेशान हो जाओगे, हम शॉर्ट में आपको याद कराते हैं। देखो आगे देखो, कहता है सर रिव्यू द फैक्टर्स रिस्ट्रेनिंग एंजॉयमेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स
ऐसे फैक्टर्स को रिव्यू करेगी टाइम टू टाइम कि जो फैक्टर्स कंज्यूमर के राइट्स को एंजॉय करने से रेस्ट्रेन कर रहे हो, उसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रेस्ट्रेन या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ठीक है, समझाते हैं, एग्जांपल लेके देखिए। मान लीजिएगा मैं आपसे कहूं कंज्यूमर को वैरायटी ऑफ गुड्स को असेस करने की पावर है, प्राइस नेगोशिएशन करने का भी पावर है, मतलब वो पावर इन द सेंस उसका राइट है, यह क्या उसका ना। अब मार्केट में देखा जाए कि मार्केट में कुछ ट्रेडर्स ने, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को पहले ही फिक्स कर लिया और आपस में ये कहना कोलैबोरेशन कर लिया कि भाई कोई भी कंज्यूमर आएगा ना तो सुनो तुम एक काम करना, अपनी प्राइसेस इससे कम मत करना किसी भी हाल में। ठीक है, अल्टीमेटली उसे मजबूरी में हमारा प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा और चार जगह घूमेगा। ठीक है, जब देखेगा चारों तरफ एक जैसी प्राइस है तो अल्टीमेटली उसे खरीदना पड़ेगा। अब ऐसी प्राइसेस मान लीजिएगा जो उन्होंने मैनिपुलेटिव लेवल पे कर रहे हैं, जो कि या फिर वैरायटी ऑफ गुड्स में उन्होंने कंट्रोल कर लिया है कि भाई कंज्यूमर की मजबूरी बन जाएगी, भाई मुझे तो ये प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। ऐसी अगर हालात पैदा कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये रिस्ट्रेन कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है टू एंजॉय द कंज्यूमर राइट्स। ऐसे केसेस में याद रखिए अथॉरिटी इज पावर है, वो क्या कर सकता है, रिव्यू द फैक्टर्स रिस्ट्रेनिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एंजॉयमेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स। क्लियर है, ये 3 सेक्शन 2 के अंदर बात करता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ऑलराइट, उसके बाद में इसके पास पावर है, किस चीज की पावर है कि ये एक रिसर्च कंडक्ट कर सकता है इन द फील्ड्स ऑफ कंज्यूमर राइट्स। क्या सर? हाँ जी। सी जहां मैं बोल रहा हूं कि रिसर्च कंडक्ट करने की बात यहां पर, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रिसर्च का मतलब यह है कि कंज्यूमर राइट्स को कैसे एनहेंस किया जाए, उसके राइट्स को कैसे उसे अवेयर किया जाए। क्लियर है, कंज्यूमर को पता लगे उसके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि यू नो व्हाट, प्रमोट कंज्यूमर राइट्स, प्रमोट एग्जैक्टली समझ बता रहा है, प्रमोट कंज्यूमर राइट्स। ये प्रमोट का मतलब समझना, ये प्रमोट सेक्शन 18 सेक्शन 1 वाला नहीं कह रहा हूं, यहां पे मैं कह रहा हूं प्रमोट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रमोट करने के लिए रिसर्च करना कि क्या क्या बेटर किया सकता है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, किस तरह के कंज्यूमर को राइट्स दे रखे हैं, इस तरह के रिसर्च कंडक्ट करना, और वो अगर कंट्री के अकॉर्डिंग सुटेबल है तो उन्हें यहां पर भी लेके आना। ठीक है, उन्हें भी यहां पे भी अप्लाई करने के लिए किसको बताना, इसको एडवाइजर, क्योंकि इसके रूल एडवाइजर भी। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप यही है इसका, एडवाइजर मिनिस्ट्रीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स रिलेटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर। हाँ जी, कंज्यूमर वेलफेयर से रिलेटेड मैटर्स में भी एडवाइस करेगी। तो जो मैंने आपको बताया कि प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट्स, वहां से जो इंफॉर्मेशन मिली, डेटा मिला, कलेक्ट किया इसने, उसी को एडवाइस करेगी मिनिस्ट्रीज को कि कंज्यूमर का वेलफेयर कैसे ही किया सकता है। तो इस सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 के अंदर कुछ इसके अलग फंक्शंस और पावर्स हैं। मैं स्पीड से बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, फटाफट सुन जाइए। कंडक्ट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। क्या सर? सुन लीजिएगा, कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस रिगार्डिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, और देयर इज नो, आई मीन अगर क्या बताया था आपको, नो फॉल्स और मिसलीडिंग, सो इफ देयर इज एनी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, उनके लिए इंक्वायरी इंडेक्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, सेकंड हमने बताया आपको क्या यहां पर, फाइल कंप्लेंट बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशंस, और इंटरवीन एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर, कौन सी प्रोसीडिंग्स, जो भी कोई प्रोसीडिंग चल रही होगी रिलेटिंग टू कंज्यूमर एक्ट, जिस एक्ट से रिलेटेड, ठीक है, उसमें वो इंटरवीन भी कर सकती है। प्रोसीडिंग्स बिफोर डीसी, एससी, स्टेट कमीशंस एंड एनसी, एनसी मतलब यहां पे है नेशनल कमीशंस। क्लियर है एकदम? एंड इसके अलावा क्या करेगा सर? इसके अलावा promote the research in the field of consumer rights. All right, review the factors, restrain the enjoyment or restrict the enjoyment of consumer rights. Clear है? Advise the ministries and state government, central government regarding the matters. कौन से matters होंगे? Consumer welfare. All right. Now we are going to discuss one of the important part of this section. इस section के अलावा एक और खासियत important है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और important है जहां पर कुछ related amendments से बात कर लेते हैं। देखिए आइए सुनते हैं। यहां हम जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं कि अगर कोई फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स इशू किए जा रहे हैं बाय एनी पर्सन, तो क्या पावर होगी सेंट्रल अथॉरिटी की। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए मैं कहता हूं बहुत ज्यादा बेटर सकता है। क्यों लगता है? देखिए सुनिए, ये कंसेप्ट नया भी है और ये कंसेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग बात करने वाला है। क्या करने वाला सुनिए, देखिए हम कह रहे हैं यू नो व्हाट, देखिए पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस, पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस। क्या करें? पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस, पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस
Directions and impose penalties regarding the matters relating to the false or misleading advertisements, or if there is any contravention of consumer rights, or if there any prejudice. क्या कर रहा है prejudice? Interest of consumer. क्या सर? हाँ समझो, अगर कोई भी false और misleading advertisements हो रही हैं जो कॉन्ट्रावेन कर रही है कंज्यूमर के राइट्स को या कंज्यूमर के या पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रेजुडिस करता है, तो यही सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर है। क्या पावर है? कि वो इशू कर सकता है डायरेक्शंस, और कैसे करेगा? बाय ऑर्डर। सो बाय ऑर्डर इशू डायरेक्शंस टू whom? किन किनों करेगा? क्या देखिए 5 लोग हैं यहाँ पे, 5 में से किसी को भी कर सकता है। कौन कौन? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, या फिर आपका हो सकता है एडवर्टाइजर। हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट किया है वो। पब्लिशर, कैसा? पब्लिशर या एंडोसर। जी हाँ, वापस बोल देते हैं, ट्रेडर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर या फिर एंडोसर, एडवर्टाइजर, ऑलराइट, या फिर पब्लिशर। इन 5 में से जो भी उस फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्व होंगे उनको एक इशू कर सकते डायरेक्शंस। अब से इसका प्रोसेस क्या होता है समझाते हैं। यहां क्या होगा? कोई भी इंफॉर्मेशन एनी इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट और डायरेक्शन रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑन इट्स ओन मोशन, ये खुद भी सेंट्रल अथॉरिटी क्या कर सकती है? एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मतलब एक पहले इनिशियल लेवल पर चेक किया जाएगा कि एक्चुअली ऐसा मिसलीडिंग या फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या करेगा वो? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करने के बाद में अगर साथ के साथ, अब देखो यहां पर तुम ध्यान सुनना, यही वो रोल क्लियर आता है। डायरेक्टर जनरल भाई इंक्वायरी कर लिया, रिपोर्ट आ गया इंक्वायरी का, डायरेक्टर जनरल को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर करेगा, भाई इन्वेस्टिगेट करो मैटर्स में। कौन सा मैटर है सर? देयर इज एन वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। सिंपल सी, इफ देयर इज एन वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। और कैसे हो सकता है कंज्यूमर राइट्स वायलेट? या तो कोई फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हो आप, ठीक है, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, तो उसके लिए डायरेक्टर जनरल को या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भाई ये ऑर्डर देगा कि भाई तुम जाओ, और डायरेक्शंस देगा कि भाई इन्वेस्टिगेट करो। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से अगर ऐसे फैक्ट्स डिस्क्लोज होते हैं तो अब क्या होगा? यहां पर जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट होगी, कौन सबमिट करेगा? यहां पर बता रहे हैं डायरेक्टर जनरल करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, यहां पे एक अजीब सा कंफ्यूजन है कि किसको ऑर्डर दिया जाने वाला है, डायरेक्टर जनरल को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, ठीक है। ये एक्ट में कहीं स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूं आपको, याद रखिएगा मैं लॉ का कहीं ना कहीं जब कंप्लायंस का ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये चीजें मैंने रीड करके समझी हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली भी इसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई एग्जैक्टली अभी कोई नोटिफिकेशन इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि डायरेक्टर जनरल कहां बोला है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है। बट ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि दोनों को ही स्पेशली यहाँ पे स्पेशली जो अपॉइंट किया गया है उनका फंक्शन यहाँ पर यह कि वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। ऑलराइट, सो गेट बैक टू द पॉइंट। तो यहीं पर यही, अब क्या वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया, रिपोर्ट आया, देन उसको किसको ऑर्डर किया, किसको डायरेक्शंस दिए? डायरेक्टर जनरल या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और अपना रिपोर्ट सबमिट कर देंगे सेंट्रल अथॉरिटी को, ठीक है। अब सेंट्रल अथॉरिटी को दिखा कि भैया यहां तो कोई ऐसा गड़बड़ एडवर्टाइजमेंट है, मतलब फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है या बाय मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन उससे इंप्रेशन गलत जा रहा है, तो वो क्या करेगा? बाय ऑर्डर इशू डायरेक्शंस टू whom? मैंने 5 बता दे, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, एंडोसर, advertiser or publisher to discontinue such advertisements or modify such advertisement। या तो discontinue करने से तुरंत बंद कर दीजिएगा या फिर क्या कीजिएगा? मॉडिफाई। लगता है कि ठीक है इंटेंशन नहीं था रे, लेकिन इससे गलत मैसेज आ रहा है और आपने साबित किया सर इंटेंशन नहीं था, लेकिन ठीक है, तो ठीक है मॉडिफाई करो। और मॉडिफाई करने का और पावर जो है इंटरेस्टिंग यहां पर है कि पेनल्टी इंपोज हो सकती है। क्या सर? पेनल्टी का जो अमाउंट है, पेनल्टी इंपोज होती है अप टू 10 लाख रुपीस। हाँ जी, 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अच्छा, यहां बोलेंगे पेनल्टी अप टू 10 लाख रुपीस है ही, लेकिन अगर कोई जो देखो सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन है, जैसे मान लीजिएगा आपने को ऑर्डर आया कि भाई आपको डिसकंटिन्यू करना है एडवर्टाइजमेंट, और फिर आपने वापस कोई ना फिर एक और ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आपने क्रिएट किया बनाया, तो इस सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन है। उसके बाद एक कॉन्ट्रावेंशन किया ना, तो उसमें केस में तो है अप टू 10 लाख रुपीस की पेनल्टी। उसके बाद सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन किया ना, तो पेनल्टी अमाउंट हो सकता है अप टू 50 लाख रुपीस। अब यह क्वेश्चन राइज होता है कि सर पेनल्टी का अमाउंट कैसे डिसाइड होता है? 4 फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछने के लिए भी और आपको समझने के लिए भी। समझिए 4 फैक्टर्स का है। ये ऑब्जर्व करा जाएगा कि पॉपुलेशन एंड एरिया कितना अफेक्ट हुआ उस ऑफेंस से, जो कि अपने ऑफेंस कमिट किया। याद रखिएगा वर्ड आ रहा है ऑफेंस, याद रखिएगा फिर बोल रहा हूं ऑफेंस आ रहा है। ऑफेंस मतलब एक पनिशमेंट है ऑफेंस। आई होप सीआरपीसी में और आईपीसी में इस बात को हमने समझा हुआ है। सो हम यहां बोल रहे हैं क्या, जो आपने
जो पेनल्टी का अमाउंट जो इम्पोज किया जा रहा है इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी पॉपुलेशन और एरिया से फैक्टर्स, पॉपुलेशन एंड एरिया इम्पैक्टेड बाय सच एन ऑफेंस। क्लियर? जो भी आपने ऑफेंस किया है, वायलेट किया है अपने कंज्यूमर के राइट्स को, मिसलीड एडवर्टाइजमेंट डाली है, लोगों को बुद्धू बनाया, ठीक है। मिसलीड एडवर्टाइजमेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन आप एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन को दी जा रही है ऐसा हो कुछ भी नहीं रहा है। जैसे आपसे बोल दिया गया कि मान लीजिएगा आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिएगा एक बोला गया कि आपको ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि इसे इस्तेमाल कीजिएगा और आपको कुछ ही दिन में, ठीक है, इससे एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट का मतलब समझिएगा इसे, फॉर एग्जांपल कलर फेयर हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। अब ये जो ऐसे, अब आप मान लीजिएगा आपने उस प्रोडक्ट को ले भी लिया और देखिए कुछ इसमें और भी कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपने ले लिया। यहाँ बनाने वाले का इंटेंशन ये था कि वो लोगों के इमोशन या माइंड के साथ गेम प्ले किया उन्होंने, और एडवर्टाइजमेंट यही करता है, माइंड के साथ गेम प्ले करता है, ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्टली ऐसी कोई क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला काम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोग खरीदे जा रहे हैं, एक स्कीम आ गई मार्केट में, ठीक है, वो उठा के लोग खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, और जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो एक ऑफेंस हो रहा है, ठीक है। तो इस ऑफेंस से जो भी नुकसान हो रहा है उसके लिए 4 फैक्टर्स को कंसीडर कर देंगे। पहला जो मैंने बताया पॉपुलेशन एंड एरिया फैक्ट इंपैक्टेड बाय सच एन ऑफेंस। सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ सच ऑफेंस। फ्रीक्वेंसी मतलब ये ऑफेंस, ये एडवर्टाइजमेंट, ये जो एक्ट परफॉर्म किया, जो वायलेटिव आपने एक्ट परफॉर्म किया, कब से हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी बार कर चुके हैं, एंड ड्यूरेशन ऑफ सच ऑफेंस, ऑलराइट। एंड द क्लास ऑफ पर्संस, class of persons likely to be adversely affected by such an offense। ऐसे कितने लोग हैं जो जिन लोगों को इससे नुकसान हुआ या आगे होगा, ठीक है, मतलब होगा तो सेंस नहीं कह रहे, होगा तब मिलेगा, होगा मतलब कितने लोग होने की संभावना है, हुआ है, ज्यादातर लोगों को फैक्ट हुआ है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज, ध्यान से समझेगा, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सच। अच्छा एक बात समझना, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल। अब देखो ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल, अब एक बात समझना, मान लीजिएगा अभी हमको बताया कि सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन पे हमने बोल दिया कि जी 50 लाख रुपीस तक का फाइन है, ठीक है, जो पेनल्टी पे इम्पोज किया गया। मैं आपसे सिंपल से सवाल करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिएगा सेल करके हमें 1 करोड़ का फायदा हुआ, तो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान बोलेगा ठीक है 50 लाख का फाइन पे कर देते, समझ रहे हैं कैसे। सेल ग्रॉस रेवेन्यू से अगर 1 करोड़ का फायदा हमको इस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से 1-2 करोड़ का फायदा हुआ और आपने पेनल्टी हम पे इम्पोज करके 50 लाख रुपीस, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हैं, हर इंसान कर लेगा, करेगा, क्यों करेगा? अरे 50 लाख का फाइन पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ का कमा तो लिया। तो ऐसा नहीं है कि आपने ग्रॉस रेवेन्यू, ये भी देखा जाएगा कि क्या ग्रॉस रेवेन्यू बढ़ा है इस सेल से, कौन सेल से, इस ऑफेंस के करने से, ठीक है, ऑलराइट। सो 4 फैक्टर्स को डिस्कस किया जाएगा। अच्छा यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है, मान लीजिएगा कोई एडवर्टाइजमेंट किसी पर्टिकुलर या कोई भी जो एक्ट परफॉर्म किया गया है बाय द एनी एंटिटी, वो किसी पर्टिकुलर लॉ के, किसी अदर लॉ के रेगुलेटर के अंडर आती है। एग्जांपल आपको पता होगा, म्यूचुअल फंड के लिए सेबी ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे रखी है कि जो भी म्यूचुअल फंड इशू किया जाएगा बाय द कंपनीज, उसके कुछ एडवर्टाइजमेंट कोड होंगे जो कि हर एक एंटिटी को म्यूचुअल फंड के अंदर, याद जानते होंगे आप लोग, मैनेजमेंट कंपनीज को फॉलो करने होंगे। अब वो सेबी के अंदर आते हैं, तो यहां पर अगर ऐसा होगा कोई फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है, तो वो सेबी को रेफरेंस दे देगा, भाई सेबी फिर एक्शन लेगा। यहां पर सेंट्रल अथॉरिटी एक्शन नहीं लेगी उसके खिलाफ, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए एक रेगुलेटर अपॉइंट किया हुआ है, एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। अच्छा सर आपने पेनल्टी बता दी हमको, हाँ। अब ध्यान सुनिएगा, एंडोसर्स कौन? जैसे मान लीजिएगा एक सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी ने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंडोस किया, और वो जो एंडोस कर रहे थे ना, वो जानते थे कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ये सर्विसेज सही नहीं है, और फिर भी उन्होंने एंडोस किया, तो उनको हम मतलब ये सेंट्रल अथॉरिटी 1 साल के लिए प्रोहिबिट कर सकती है कि भाई वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट को या किसी तरह की सर्विसेज को एंडोस नहीं कर सकते। और अगर सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन करी उन्होंने, तो 3 साल तक के लिए उन्हें प्रोहिबिट कर सकती है टू एडवर्टाइज एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, किसी भी तरह की प्रोडक्ट की या सर्विसेज को आप आने वाले 3 साल तक क्या नहीं कर सकते हैं, एंडोस नहीं कर सकते हैं। खतरनाक है। तो वो सेलिब्रिटीज भी अब अवेयर रहेंगे पूरी तरीके से, जो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं जानते हुए भी। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा, ये एक्ट यहाँ पर ये भी कह रहा है कि भाई अगर कोई एंडोसर, ठीक है, इस बात को साबित कर देता है कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मतलब आई एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा हुआ, और सही ये बात साबित कर दी, या कोई और पर्सन भी इस बात को साबित कर सकता है कि सर ये जो एडवर्टाइजमेंट किया गया ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था,
मतलब समझ में आ रहा है, मेरा इंटेंशनली या पब्लिक को कुछ बताने का मैसेज नहीं था, ये मिसलीड करने का तरीका नहीं था। हम चाहते नहीं थे पब्लिक को यहाँ पे कोई भी डिसेप्शन क्रिएट किया जाए, डिसेप्शन मतलब कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए पब्लिक के माइंड में। तो ये भी मौका दिया जा रहा है कि भाई अगर आप प्रूव कर देते हैं तो ये पेनल्टी आप इम्पोज नहीं होगी। क्लियर है? सो मैंने यहाँ पे काफी कुछ बातें आपसे डिस्कस कर ली है सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में। आप होप आपको समझ में आया होगा। इसे जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा जितना मैंने आपको बताया इसे वापस ध्यान से सुन लीजिएगा। आई होप यहाँ पे एकदम सुन आपको याद हो गया होगा। एक बार जाके अपने नोट्स या अपने चाहे मेड्यूल से रीड कर लीजिएगा। आई होप आपको याद हो गया होगा। एंजॉय करते रहेगा, पढ़ते रहेगा जम के। मिलते हैं जल्दी। बाय, टेक केयर।